तो बच्चों आज हमारे साथ हैं हर्षल गावड़े जो कि आरआरबी जेई में सेलेक्ट हुए। तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और जॉब में होते हुए और वो भी इतनी हेक्टिक जॉब होते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल करा है, सेलेक्ट हुए हैं। उनके बारे में जानते हैं और वो बच्चे भी इंस्पायर होंगे इसमें जो जॉब करते हैं, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो मतलब ऐसी हेक्टिक जॉब उन्होंने करी है, उसके बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन करा है। तो उनके बारे में जानते हैं और उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हर्षल बहुत-बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू तरबिन। सेलेक्ट हो गए हैं और अपनी आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तभी आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और दूसरा आपका आने के लिए भी धन्यवाद क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइट शेड्यूल रहता है एएलपी का। तो बच्चों को अब पता ही चल गया होगा कि आप अभी कार्यरत हैं। आओ। कुछ बताइए हर्षल अपने बारे में, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं बेसिकली और कहाँ से आपने पहली प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करी अपनी, और बाकी आपने कहाँ से डिप्लोमा या डिग्री की है? सर, अभी फ़िलहाल तो मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ और मेरा प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग भी यहीं पे हुआ, मुंबई में हुआ। अ, तो पहले तो सीबीएसई बोर्ड में था मैं। सीबीएसई में 12th तक कंप्लीट किया एंड देन फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया यहीं पे मुंबई यूनिवर्सिटी से ही। एंड देन फिर यूनिवर्सिटी का मतलब इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद फिर पापा का वही पापा तो पहले से ही नेवी में थे, डॉकयार्ड में थे वो। तो उनका पहले से ही था कि गवर्नमेंट जॉब ही लगना चाहिए, सही है ये, मतलब उनके दिमाग में वो सिक्योरिटी वाला जो था वो था। तो उनका बच्चा भी वही होना चाहिए इनका, इसलिए ऐसा था। तो तभी जस्ट निकला था एएलपी का फॉर्म, तो उन्होंने बोला कि भर दो। तो एएलपी का भरा और उसी टाइम पे जेई का भी निकला था 2019 के आसपास वाला। हाँ, तो दोनों भरा था मैंने। एएलपी का तो क्लियर हो गया था पर जेई का उस टाइम पे मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर एएलपी का तो कंटिन्यू किया मैंने जॉब। और अभी 4 साल हो गए एएलपी के लिए। और अभी फिर ये जेई का एग्ज़ाम जैसे ही आया तो अच्छा लगा, मैं पढ़ गया। एंड देन फिर आपका साथ तो था ही। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत मतलब मेहनत करी ही होगी आपने। तो ठीक है, आपका तो गोल क्लियर था कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। आप जीडीसी के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे और उसका नहीं हुआ तो आपने जैसे ही देखा कि अब आरआरसी आएगा तो है ही, तो उसके लिए भी आपने चालू कर दिया। अच्छा, ये कब मन बनाया कि अब मेरे को जो है आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करना है, या जीडीसी के लिए कब मन बनाया जब फॉर्म आया आपका? नहीं, मेरे दिमाग में तो बहुत पहले से ही था कि जेई के लिए करना है, क्योंकि एएलपी एज अ मतलब डिग्री के हिसाब से उस लेवल का जॉब नहीं है। जॉब तो अच्छा है बट वो एक सेटिस्फैक्शन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला है ना, वो थोड़ा मुझे चाहिए था। तो मैंने वही सोचा कि जेई वो मतलब जो है वो दे सकता है। तो इसीलिए फिर मेरे दिमाग में तो पहले से ही था बट उस टाइम पे जो नहीं क्लियर हो पाया, मैंने मैंने सोचा पता नहीं कब आएगा कब आएगा। देन जीडीसी का आया था एंड जीडीसी के लिए तब से मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो 1.5 साल पहले का बात है कुछ, तो तभी तो प्रिपेयर कर रहा था। देन उसके बाद वो भी मतलब कैंसिल हो गया उसका पेपर कुछ, तो उसका हो गया था। देन फिर मैंने सोचा कि कंटिन्यू रखते हैं, अभी जो चालू किया है तो उसे छोड़ना सही नहीं है। तो कभी तो आएगा ही, जो पेपर है वो तो आना ही है। तो करते हैं जो भी है, थोड़ा 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 करते रहेंगे, जब आएगा तब मिलेगा चांस। चांस तो मिलना ही था। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने, ठीक है, आपने पढ़ना आपने सोचा कि पहले से गोल बना रखा था और आपको जाना है, ये सब भी सोच रखा था। लेकिन उसके लिए जो आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई होगी पढ़ने के लिए, वो सबको जाननी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, खासतौर से जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जानना कि किस तरीके से आपने इसको स्ट्रेटेजाइज़ करा है इस पे, ये जानना चाहते ए, अब जैसे कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा पढ़ना चाहिए, मेरे को उस हिसाब का टाइमिंग मिलता नहीं था, क्योंकि ऐसा है कि मैं जॉब तो करता ही था एंड देन घर पे भी आके, फिलहाल तो मम्मी पापा मेरे गांव में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अकेले में ही हूँ।
तो खाना भी बनाना होता था, देन अगले दिन के लिए ड्यूटी के लिए टिफ़िन भी प्रिपेयर करना है, तो ये सब भी होता था। तो वो करते-करते जॉब भी करना और पढ़ाई भी करना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। पर मेरा एक जो मैंने डिसाइड किया था, चाहे 5 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, कुछ भी हो, थोड़ा तो 1 लाइन तो 1 दिन में पढ़ना ही है। 1 दिन में 1 लाइन कम से कम। वो एक जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, उसमें एक वो लाइन है कि 1% एवरी डे वाला। तो वो मुझे मतलब बहुत मतलब वो दिमाग में था कि हर हर दिन कुछ तो मतलब वो कभी ना कभी तो यूज़ होगा, ऐसा था। एंड देन फिर जॉब जाते हुए भी अभी जैसे कि मेरे घर से मेरा जो हेडक्वार्टर है, वो करीब-करीब 1.5 घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मुंबई में तो लोकल ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी मैं नोट्स लेके जाता था, पढ़ता था या फिर सर के लेक्चर्स देखता था यूट्यूब पे। थोड़ा उसमें न मतलब मेरा ऐसा था कि मैं स्पीड बढ़ा के देखता था क्योंकि वो टाइम उतना मिलता नहीं था। तो मैं या तो 2x 2.5x ऐसा करके देन उसके जो नोट्स थे वो प्रिपेयर करता था। देन जॉब पे भी एक था कि जब मतलब हम लोग तो गुड्स ट्रेन पे फ़िलहाल काम करते हैं। तो गुड्स ट्रेन का ऐसा है कि वो कंटिन्यूअस नहीं चलता। वो थोड़े-थोड़े डिस्टेंस के बाद उसको मतलब स्टॉपेज रहता है और एक स्टॉप मतलब करीब-करीब आधा आधे घंटा, पौना घंटा का होता ही है लगभग क्योंकि उतना टाइम रुकता है ट्रेन। तो उसी बीच थोड़ा 1-2 सम सॉल्व कर लिया या कुछ ना कुछ उस टाइम पे कर ही लेता था। मतलब वो एक दिमाग में था कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 दिन में कम से कम 1 पेज तो सॉल्व कर लूँ मैं बस, ये था मेरा। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है ये तो मतलब आप बिल्कुल ये सोचते थे नहीं, नहीं क्योंकि आए ऐसा होता है ना जॉब मिल जाती है, तो एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि हाँ, ठीक है है ना ना? यार, हाँ। हो जाएगा, नहीं होगा वाला है। तो मतलब फिर भी आपने वो मतलब जज़्बा अपने अंदर रखा कि नहीं, अब गाड़ी रुक रही है तो मेरे को एक सम सॉल्व करना है। ये इस तरीके का डेडिकेशन तो बिल्कुल बहुत कमेंडेबल है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये तो ठीक है, आपने जो है अच्छे से डेडिकेशन दिखाया और बीच-बीच में पूरा अपना टाइम जितना भी आपको मिलता था, आपने उस पे यूटिलाइज़ किया। अच्छा, ये एक्चुअली में पॉसिबल है कि इतना करने से कोई एक एवरेज बच्चा अ, सेलेक्ट हो सकता है? या आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे हैं कि मैं आपका सिलेक्शन ये है? नहीं, नहीं सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना अब एएलपी तो उस टाइम पे किया था बट एएलपी के टाइम पे उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जेईई जैसा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डेडिकेशन भी चाहिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस मेरे को जब मतलब सर का जो पढ़ाया हुआ था, राहुल सर का भी और जमाल सर का भी, दोनों का जो था एकदम इन डेप्थ में जो पढ़ाता है वो बहुत सही लगा कि मतलब एकदम बेस में जाके एकदम ज़ीरो से जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर उतना आपको डीप नॉलेज रहेगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन अभी ये जो एग्ज़ाम था इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे जो ऊपर-ऊपर के नॉलेज से शायद नहीं हो पाते। तो वो एक इन डेप्थ नॉलेज की वजह से ना एक एक्सपीरियंस और थोड़ा बढ़ जाता था। जो बहुत सही था। तो उनकी टीचिंग की वजह से ये कॉन्फिडेंस जो आया है, वो बहुत सही रहा है। और इसीलिए मतलब जो मेरा मैं मानूँगा कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, बट इन लोगों ने मेरे को बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया, बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज दिया और वो बहुत काम आया। क्योंकि वो हर दिन लेक्चर देखना एंड जो नया-नया चीज़ जो समझता था, मैं मेरे ख्याल से कॉलेज के टाइम पे भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। जो इन्होंने जो जिस मतलब तरीके से सिखाया ना वो बहुत सही है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़ इसी में हम लोग लगे हुए हैं बेटा, ताकि जो है आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें, अच्छी-अच्छी जगह पहुँचा सकें। क्योंकि मैकेनिकल का थोड़ा सिनेरियो आजकल ऐसा बना रखा है, हालाँकि मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है, पर वो बना दिया है कि भई मैकेनिकल है तो पॉसिबल नहीं है कि तुम जॉब ले सको या कुछ कर सको। क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे मैकेनिकल के बच्चे मुझे पर्सनली बहुत दुःख होता है कि वो फिर नॉन टेक में चले जाते हैं या कहीं और सिलेक्शन के लिए हाँ। सोचते हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप तो एक नॉन टेक एग्ज़ाम को छोड़ के जो है मतलब नॉन टेक कोर्स को छोड़ के आप अपने टेक्निकल में आ रहे हो। ये बड़ी अच्छी खुशी वाली बात है।
भी ये चाहते हैं सारे हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएँ। तो इसीलिए सर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि पूरा टीम सर, पूरा टीम बहुत मेहनत करता है। जो बहुत सही। जो कॉम्प्लिकेशन है, जो चीज़ों को जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाता है एग्ज़ाम को, उसको हम ईज़ी कर सकें। तो उस पे हम बहुत सारा काम करते हैं, चाहे जमाल सर हो, चाहे राहुल सर हो, चाहे हमारी पूरी टीम हो, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है उस पे। तो यही हम चाहते हैं कि ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाए और आप लोग कहीं अच्छी जगह स्टैंड कर सकें। तो यही था। अच्छा, एक आपको थोड़ा-सा बता मतलब मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि प्रोडक्शन जो कि आरआरबी में थोड़ा-सा ज़्यादा आता है हाँ, और थोड़ा क्वेश्चन्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आप हाँ, क्वेश्चन आपने दिया होगा एग्ज़ाम पिछली बार भी दिया है और इस बार भी दिया है। तो हाँ। मतलब आपको क्या लगा कि जमाल सर ने जो आपको पढ़ाया, उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ? जमाल सर का जो तरीका है, मतलब हर एक चीज़ को ना वो लोग, मतलब मतलब जमाल सर हर एक चीज़ को 2 अलग-अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो बहुत सही लगता है कि मतलब अगर किसी बच्चे को, मैंने लेक्चर में भी देखा, लाइव लेक्चर में भी, अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं समझ आ रहा तो वो बोलेंगे कि अच्छा, मैं तुमको दूसरे अलग तरीके से समझाता हूँ। तो वो हर एक मतलब चीज़ को ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रोडक्शन में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो इसीलिए उसकी वजह से जो हम लोग को वो एक्सपीरियंस करवा देते हैं वो, ऐसा है। कि हर एक ये कैसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये तुमको ऐसा देखने मिलेगा जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे। तो वो एक जो तरीका है वो लोग एकदम सिंपल कर देते हैं सर। और उनका नोट्स भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वो पूरा हाथ से ही लिखते थे बोर्ड पे भी, और उनके वजह से हम लोग को भी वही आदत पड़ा कि लेक्चर देखते-देखते हम भी नोट्स बनाते थे। तो वो नोट्स जो उनके जो थे वो बहुत ही सिम्प्लीफाइड थे। एंड देन जो क्वेश्चंस थे, मैंने जो एमसीक्यू का जो बुक था, दोनों एमसीक्यू बुक्स, जेईई का और आरआरबी वाला, दोनों बुक्स मैंने लिया था। और उनके तरीके से जब मैंने सॉल्व करना चालू किया तो बहुत, दोनों दोनों में जो प्रोडक्शन था उनका लेवल, मतलब मुझे बहुत ईज़ी लगा। किसी उनका पढ़ाने का तरीका ही इतना सिम्प्लीफाइड है। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे बेटा? हाँ, जी सर। जो उनका मतलब लेक्चर में हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को, उनका जो क्वेश्चन सीरीज़ वाला जो आया था, जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1 महीने के पहले-पहले आया था। उनमें उसमें भी उन्होंने वेल्डिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर जो भी मटीरियल साइंस था, उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स लिए, उनका इतना मेहनत था, और बहुत ही सिम्प्लीफाइड करके पढ़ाया। तो इसकी वजह से जितने भी एमसीक्यूज़ थे, वो कम से कम 3-4 बार तो मतलब आँखों के नीचे से चले गए। तो इसीलिए वो बहुत ईज़ी हो गया था, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। राहुल सर का कैसा एक्सपीरियंस था? राहुल सर तो सर क्या ही बताएँ उनके बारे में। वो तो मतलब मास्टर है सब। उनका तो मैकेनिकल इंजीनियर तो बहुत ही, मतलब जो उनका, मेरे को सबसे उनका वो सही वही लगता है कि कभी भी वो लेक्चर में कुछ ऐसा इधर-उधर की बात करते ही नहीं। सबसे एकदम ऑन पॉइंट, एकदम जो उन्होंने पढ़ाने के लिए लिया है वही पढ़ाएँगे बस। मतलब मैंने इससे पहले 1-2 इसमें मतलब देखा था बहुत सारे लेक्चर्स, अभी नाम नहीं लूँगा, पर मैं उनमें ऐसा होता था कि थोड़ी देर पढ़ाएँगे, फिर 5 मिनट कुछ और बातें हो गई, फिर थोड़ी देर पढ़ाएँगे, फिर 2-3 मिनट कुछ और बातें हो गई। उनका तो ऑन पॉइंट जो लेक्चर चालू है, जो सब्जेक्ट चालू है, उसी के ऊपर जितना हो सकता है उतना नॉलेज देते हो, और पूरा नॉलेज दे देते हो, इतना है। उनका मतलब वो दिखता है, मतलब जब वो लेक्चर लेते हैं, जब वीडियो चलता है तो उसमें दिखता है कि वो कितना दे रहे हैं अपनी तरफ से। जो उनका इनपुट है वो बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए, और उसके वजह से सर बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़र्क पड़ा। उनको देख के मतलब मोटिवेशन आता है कि सर 2-2 बजे रात को भी लेक्चर ले रहे हैं। देन वो बोलते भी थे कि मेरे घरवाले सो रहे हैं और मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो वो देख के सच्ची में ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसा करना मतलब एक टीचर के लिए कितना बड़ा बात है। तो उसके वजह से हमें भी मोटिवेशन आता है। हाँ, वही पैशन पैशन बहुत है। पैशन बहुत जो ज़्यादा। करने का जो पैशन है ना वो जमाल सर हों, चाहे राहुल सर हों, चाहे और भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हों उनके अंदर जो है बहुत पैशन है। हम मतलब और यही देखते हैं जो टीचर्स हैं हमारे राहुल सर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि मतलब
कोई भी हो, मतलब पैशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा जॉब है ना कि अगर उसमें बंदे को पैशन नहीं है, तो वो दूसरे को नहीं सिखा सकता, ये कन्फर्म है ना? तो एक मोटिवेशन, अगर स्टूडेंट ये कहता है कि मैं इन सर को देख के मोटिवेट होता हूँ, तो मतलब ये टीचर की बहुत बड़ी जीत है कि वो नहीं, बच्चे को मज़ा आता है, बच्चा सुनना चाहता है मेरी बात, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही मतलब हमारी फैकल्टीज़ ट्राई करती हैं कि ताकि आप लोग अच्छी जगह पहुँच सकें। आपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ये सब चीज़ें बताई। अ, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 दिया, अ, कैसे-कैसे आपने अप्रोच किया? पहले स्ट्रैटेजी सीबीटी 1 की बताइए और फिर सीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी बताइए। मैं पहले से जीडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो इसीलिए सीबीटी 2 का मुझे थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू एक था, कि मुझे क्या पढ़ना है और मेरा कितना हो चुका है सिलेबस। तो सीबीटी 1 के टाइम पे मैंने ज़्यादा करके सीबीटी 1 पे ही फ़ोकस किया। तो उस टाइम पे भी अतुल सर और प्रीति मैम थी, दोनों उनके लेक्चर्स थे। तो उनका मैथ्स और साइंस, तो साइंस में मेरा मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री था मैं 11th-12th में, बायो नहीं था, तो इसीलिए मैंने बायो का ज़्यादा क्लासेस देखा। उसमें से बायो मेरा थोड़ा वीक था, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री को थोड़ा कम फ़ोकस किया। हर एक का जितने भी चैप्टर्स थे, हर एक के अलग-अलग ह अलग पेज पे एक नोट्स बनाए। मतलब एक पेज पे एक एक ही चैप्टर आता है। बहुत छोटा-छोटा लिखा था, बट उसका जो मेन जो पॉइंट्स है बस उतने ही, एक पेज पे बस एक। तो ऐसा होता था कि मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग रिवीजन करेंगे, तो पूरा नोटबुक छाननी मारना है। बस एक पेज पे एक सब्जेक्ट, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उतने ही दिख गए बस। तो मेरा वो था कि मेरे को लास्ट पॉइंट पे मुझे पूरा बुक ढूँढने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए हर एक लेक्चर मैंने उस हिसाब से उसके नोट्स बनाए थे। देन मैथ्स का भी मैंने जितना सॉल्व किया, अतुल सर ने जो बताया था उसके अलावा भी थोड़ा बहुत बाहर से भी सॉल्व किया। और ये दोनों मेन थे, साइंस और मैथ्स। एंड देन जीएस का मैंने धीरे-धीरे करके उसके अलग-अलग मतलब जो बुक्स थे, जो करंट अफ़ेयर्स है, वो सब प्रिपेयर किए। तो सीबीटी 1 के लिए तो मैंने सीबीटी 1 पे ही फ़ोकस किया। कुछ लोग थे जो मतलब सीबीटी 2 और सीबीटी 1 दोनों एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे। बट मेरा एक वो मतलब फ़ायदा एक था या फिर मेरा एक एडवांटेज था कि सीबीटी 2 का जो सिलेबस था, वो मेरा आधे से ज़्यादा कंप्लीट था। तो इसीलिए मेरे को सीबीटी 1 पे फ़ोकस करने का ज़्यादा टाइम मिला, ऐसा हो। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब आपने सीबीटी 1 में अतुल सर, विकी मैम वगैरह को फ़ॉलो किया होगा, हमारी फैकल्टीज़ जो हैं। तो आपको क्या लगा कि क्या प्रीति मैम का कैसा लगा? चीज़ें जो बताई उन्होंने का ऑनेस्टली, इसमें कोई वो नहीं है का हुआ है, ठीक है? आपने देखा है तो आप प्लीज़ बताइए, ठीक है? प्रीति मैम का तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 में दोनों में ही था, उनका जीएस था ही कंटिन्यू था। एनवायरनमेंट था और करंट अफ़ेयर्स का भी उन्होंने काफ़ी सारे क्लासेस लिए। तो दोनों का मैंने अलग-अलग मतलब जितने भी चैप्टर्स थे पूरा अलग से उनका नोट्स बनाया था। अतुल सर का भी लगभग हर एक चैप्टर कवर्ड था और उनका वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि अच्छा ये तुम होमवर्क कर लो या फिर ये हम लोग बाद में देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होते थे चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, पर वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। और बहुत ही मतलब उनका ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ट्रिक्स फेल हो जाएँगी, तो वहाँ पे तुम्हारा बेसिक नॉलेज ही काम आएगा। और अगर बेसिक नॉलेज होगा तो तुम खुद से ट्रिक्स निकाल सकते हो, ऐसा है। वो तो उन्होंने ही बोला था, ये मेरा खुद का नहीं है, उन्होंने ही बोला था। तो वो मुझे सही लगा कि हाँ, ये बात सही है कि ट्रिक्स तो काम आएँगे, पर बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारा बेस है वो अगर कवर्ड है तो ट्रिक्स तो यहाँ-वहाँ से तुम खुद भी बना सकते हो। क्योंकि जितना मैथ्स का तो ऐसा है, जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा और फिर खुद समझ में आ जाता है कि ये कितना मिनट में सॉल्व हो सकता है, इसका और ईज़ी तरीका क्या है, ये तो समझ जाता है। तो वो दोनों ने ऐसा ही मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाया था तब। जी।
तो एग्ज़ाम जब आप देने गए सीबीटी 1, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ से कि सर ने इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया है, मैम ने चीज़ें कराई हैं, तो वो सब उसमें से था चीज़ें थी, आपके पेपर में आया था? जी, जी सर। सीबीटी 1 का जो मैथ्स था, मैथ्स तो थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब मेरा मेरा जो बैच था उसमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट आया था। बट फिर भी जितना सर ने सिखाया था उसके हिसाब से जो किया तो मतलब अच्छे से बैठ रहे थे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। मेरे टाइम का मतलब मेरे बैच का जो मैथ्स था उसमें लेंथी क्वेश्चन्स थे सीबीटी 1 में। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए थे, बट जितने क्वेश्चंस मैंने किए उतने प्रॉपर थे और एकदम अच्छे से करेक्ट आंसर आ रहे थे। वो था मतलब आंसर बन रहे। और साइंस तो सही था, साइंस में तो कुछ मतलब ऐसा बाहर का आया ही नहीं था। जो जितना मैम ने पढ़ाया था उसमें से ही था और वो तो फटाफट बन जाते। मैथ्स वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट साइंस वाले में साइंस तो एकदम फटाफट हो जाता। वो तो वन लाइनर है, उसमें ज़्यादा सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं था, तो वो सीधा-सीधा बन जाते थे क्वेश्चन। बट दोनों का जो टीचिंग था उससे पेपर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये तो मैं कहूँगा। स अच्छा यही चीज़ अच्छा एक मैम का सीबीटी 2 में पूछ लेते हैं क्योंकि सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं तो उनका नाम आएगा तो सीबीटी 2 में भी हैं। तो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का था आपका कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट कंप्यूटर। वो आपने पढ़ा होगा, वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प किया? हाँ, मैम ने जो कंप्यूटर का एनवायरनमेंट में मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था क्योंकि कंप्यूटर का थोड़ा एक बेसिक नॉलेज तो था। हाँ, एनवायरनमेंट का भी जो पढ़ाया था उसमें से मैक्सिमम चीज़ें थी पेपर में आई थी। ओज़ोन लेयर का हो गया, देन जो भी पॉल्यूशन का था, सब जो भी मैम ने जितना पढ़ाया था लगभग उसी में से आया था। कोई क्वेश्चन ऐसा अलग से नहीं आया और कंप्यूटर और मेरे ख़्याल से एनवायरनमेंट में ना ज़्यादा क्वेश्चन्स ऐसे आते भी नहीं है, बहुत अलग से क्वेश्चन्स नहीं आते, नए। तो जितना मैम ने पढ़ाया था उसी के अंदर से आया और कंप्यूटर का एक जो नोट्स दिया था मैम ने, जो क्वेश्चन बैंक दिया था तो वो बहुत काम का। थी एक हाँ, राइट, राइट, राइट। ई-बुक थी वो। तो वही वो ई-बुक का मैंने फिर प्रिंट निकाल के रख लिया था क्योंकि वो फ़ोन से पढ़ने से अच्छा है कि इससे सॉल्व करें। तो फिर उसमें से तो काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स थे और वो पढ़ के भी मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन्स बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन्स आने की मतलब संभावना है, ऐसा था। तो फ़ायदा तो हुआ सर। थी। चलिए अब सीबीटी 1 की बात हो गई और उनका जो पोर्शन था सीबीटी 2 में उनकी बात हो गई है माइनॉरिटी फैकल्टी के बारे में। अब आप सीबीटी 2 के बारे में बताइए उसको कैसे आपने टैकल सीबीटी 2 का जैसे ही सीबीटी 1 जैसे ही खत्म हुआ तो एक आइडिया तो था कि क्लियर हो जाएगा एंड रिजल्ट भी ज़्यादा टाइम में नहीं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी आ गया था। हाँ, जल्दी आ गया था। तो फिर तुरंत ही मैंने चालू कर दिया था सीबीटी 2 का एक क्योंकि मेरे पास तो एक था प्लान कि इतना मेरा सिलेबस तो हो गया है। मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया है क्योंकि मैं पहले प्रिपेयर कर रहा था। अ, तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने जो सब्जेक्ट बचे थे, वो चालू किया मैंने। मेनली प्रोडक्शन के ही बचे थे और जो फुल लेंथ वाले जो लेक्चर्स थे, वही देखना चालू किया क्योंकि मैंने वो सोचा था कि मेरे को पहले बेसिक तो कंप्लीट करना ही है। फिर उसके बाद क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स मैंने देखना चालू किया। तो सर ने भी बोला था कि ऐसा नोट्स बनाओ कि तुम लोगों को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ईज़ी हो। तो हर एक सब्जेक्ट का एक-एक बुक बनाने का ज़रूरत नहीं है। जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन फ़ॉर्मूलाज़ हैं सर ने जो ग्रुप में बोला था कि मैं अब तुमको देता हूँ एक अलग से जिसमें पूरा का जो टॉपिक्स है जो उन्होंने बोला था कि 100% आएँगे ही, गारंटी वाले जो टॉपिक्स थे। तो वो सब दिए थे और देन उसका मैंने एक अलग से ही एक प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ, ये तो पक्का करना है। बाकी चाहे छूट जाए पर ये तो पक्का करना है। तो जो बचा हुआ पोर्शन था वो पहले कंप्लीट किया एंड देन फिर जितना हो गया था, उसका वापस रिवीजन चालू कर दिया था। तो क्रैश कोर्स के टाइम पे क्रैश कोर्स का जो वीडियो लेक्चर्स था, उसमें मैंने फिर वो रिवीजन के लिए यूज़ किया हर एक सब्जेक्ट के।
एंड देन फिर डेट एक्सटेंड हो गया था, तो वो एक फ़ायदा हुआ, 1 महीने का डेट एक्सटेंड हो गया था। तो उस टाइम पे फिर वो वापस जो क्वेश्चन जो चालू किया एमसीक्यू वाला, उस सीरीज़ जो यूट्यूब पे था, वो फिर पूरा फ़ॉलो किया था मैंने। एंड देन फिर दोनों बुक्स जो है, आरआरबी जेईई वाला भी, और ये जो जिसमें हर एक जेईई एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ हैं, वो दोनों बुक्स में से जो सिलेबस के हिसाब से है वो पूरा कंप्लीट किया था। तो एमसीक्यूज़ का आरआरबी के सिलेबस में। हाँ, आरआरबी के सिलेबस वाला। तो हाँ, और ये एक है कि आप चाहे सिलेबस कितना भी कंप्लीट कर लो, आपको एमसीक्यू तो करना ही है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तब तक आप वो नहीं समझ पाओगे कि ये पढ़ के फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आप बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे। तो इसीलिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस, मतलब जितने अलग-अलग तरीके से, जितने अलग-अलग बुक्स हैं, उतना जितना कर सकते हो उतना सही है। और वो दोनों बुक्स में से मेरा कवर हो गया था, ऑलमोस्ट कवर हो गया था। कोई ऐसा बचा नहीं था। तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं बन रहे थे मेरे, तो फिर मैं भेजता था सर को भी कि सर इसका क्या हो सकता है? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका क्या तरीका है? तो जमाल सर भी बहुत एक्टिव थे। वो फटाफट भेज देते थे। राहुल सर का थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था, तो उनका थोड़ा आगे-पीछे होता था, पर वो भी भेज देते थे, मैक्सिमम टाइम तो वो भी भेज देते थे। तो वो बहुत ही सही गाइडेंस था। और राहुल सर जो बीच-बीच में गाइडेंस के वीडियोज़ डालते थे, वो मोटिवेटिंग भी थे, और उससे एक स्ट्रैटेजी भी बनती थी कि हाँ, अभी क्या करना सही है, अभी क्या आगे और क्या कर सकते हैं। तो वही था, नोट्स बनाए, देन एमसीक्यू सॉल्व किया। एमसीक्यूज़ में ज़्यादा फ़ोकस किया लास्ट लास्ट के मतलब जो 2-3 हफ्ते थे लास्ट के, 2 हफ्ते मुश्किल मैं कहूँगा, उसमें सिर्फ़ मैंने एमसीक्यूज़ और जो भी टेस्ट सीरीज़ थी, वही दी, और उससे ऑलमोस्ट कवर हो गया था, ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ बचा नहीं था, बट 90% सिलेबस मेरा उसमें कवर हो गया था, ऐसा। ठीक। अच्छा, एक हमने आरआरबी जेई वाली बुक निकाली थी और एमसीक्यू वाली, पीवाईक्यू, और उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे। और एक हमारी जो जेई एमसीक्यू बुक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, तो मतलब आपने दो, आपको मैं देख रहा हूँ शायद पीछे रखी हुई है एक बुक। हाँ, हाँ सर, यहीं पे है। ठीक है। अभी तक रखी हुई ही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपको बेनिफिट हुआ इन बुक्स से? हाँ सर, दोनों बुक्स में बहुत, मतलब हर एक, जितने भी मेरे ख्याल से ये वाला जो बुक है 5000 प्लस वाला, इसमें तो बहुत पुराने पुराने टाइम के भी जितने भी हैं, मेरे ख्याल से 2022 2020 16 से भी है, 2016 से, तो वो पूरे पेपर्स है, तो वैरायटी बहुत ही मिल जाता है। कि ऐसा नहीं है कि अभी मैक्सिमम आप ये वाले बुक में भी जितने हैं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें हैं, और उसमें वैरायटी काफ़ी है। तो उस वाले बुक ने मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया। क्योंकि मतलब ये देखने मिला कि कितने और तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसा है कि एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ लेते हैं। मतलब इस एग्ज़ाम में पूछने का तरीका अलग है, दूसरा जैसे कि हाँ, दूसरे एग्ज़ाम में पूछने का अलग है। इसरो में थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं, थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं। तो वो पूरा एक समझ जाता है कि एक क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक को कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना अलग-अलग तरीका है पूछने का, तो उससे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है सॉल्व करने का, ऐसा था। क्योंकि इन इन बुक्स को बनाने में भी बहुत हमारी टीम का जो है एफर्ट गया है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है कोशिश करी है कि एरर्स कम करें। हाँ, तो जो है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा, ये चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देने के लिए। फैकल्टी तो मेहनत करती करती है, साथ में जो हमारी पैटर्न वाली टीम है, वो भी बहुत मेहनत करती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जा सके। तो आपको ये हेल्पफुल लगा, और वो अच्छी बात है इसलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ये सिलेक्शन हो गया आपका, कहीं और भी आपने कुछ एग्ज़ाम दिए थे या आपका फ़ोकस केवल इसी पे थे? नहीं, 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 मेरा सिर्फ़ इसी पे था। मेरे साथ वाले आपने एक अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि टेक्निकल में होना एक बड़ा बात है, तो वो मेरे दिमाग में था पहले से ही। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि टेक्निकल, मुझे मैकेनिकल का ही जॉब चाहिए था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जॉब में मेरे साथ में थे, तो उनका ये था कि एनटीपीसी कर लेते हैं, तो वो देखते हैं। मेरा था कि नहीं,
मेरे को जेईई चाहिए, मेरे को इंजीनियरिंग ही चाहिए, वो मैकेनिकल में ही करना है जॉब, ऐसा था। तो इसीलिए फिर मेरा पूरा फ़ोकस इसी में था। और वो एक था कि एक ही है जिसमें करना है और इसको ही करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्लैरिटी सबसे अच्छी बात है ना, आपकी आपकी चीज़ों में इतनी क्लैरिटी है। हाँ, उसका ही रीज़न है कि आप इतना अच्छा कर पा रहे हो। क्योंकि वही है ना कि आपको ये पता है कि मेरे को कितना करना, बस। हाँ, है ना? और कितना पढ़ना है, आपने चीज़ें बहुत कन्फाइन करी और फिर उसके बाद आपको चीज़ों को पता है कि मेरे को कितना करना है और बस उसी में ही आपने एफर्ट लगा दिया कि हाँ, बस। सब लपेटने की भी कोशिश नहीं करी आपने कि आपने सारी चीज़ें लपेट लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। देखो, वन सोर्स, एक सोर्स उठाओ और उसको मल्टीपल टाइम्स करो, तभी आप मतलब सेलेक्ट होते हो और आपने यही चीज़ करी। आप इसका मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि आपने जो है आपने बिल्कुल बिलीव करा, अपने टीचर्स पे बिलीव करा जिससे आप पढ़ रहे हो कि हाँ, मैं जितना वो पढ़ा रहे हैं मेरे को उतना पढ़ना है, वो जो मेरे को कंटेंट दे रहे हैं वो मेरे को करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपने उसी के चलते इतने हेक्टिक शेड्यूल में जो आपने ये सिलेक्शन हासिल करा है, वरना वरना मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत मतलब ऐसा इजी टास्क नहीं है। खासतौर पे जो एएलपी होते हैं, उनकी जॉब वाक़ई में बहुत हेक्टिक होती है और उसके बावजूद ये सामने मैं देख पा रहा हूँ आपके इतनी सारे टैग्स लगे हुए हैं, इतने अच्छे मोटिवेटिंग आपने जो है कोट्स लगा रखे हैं। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। तो बच्चों बहुत आपको सीखना है, ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन तो आप बहुत हो मतलब बिना डिसिप्लिन के मतलब इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। सही यार, आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आप नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। और आपने इतनी चीज़ें मतलब एक साथ हैंडल करी हैं, तो मतलब आप सच में अगर रेलवे के लिए एक एसेट ही हो, आप जाओगे ना जेईई बनोगे वहाँ पे, अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके का आपको होना चाहिए और आप चीज़ों को समझते हैं, कैसे करना है, क्योंकि आने वाले समय में ना आपको यही चीज़ें करनी है। जब आप जेईई, एईई वाली मतलब सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऊपर वाली पोस्ट पे जाओगे, तो आपको यही चीज़ें एक डिसिप्लिन वे में करनी होती है। ख़ास तौर से लोगों की ज़िंदगियाँ अब आपने देखा क्या बोलते हैं जो ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है या मल्टीपल एक्सीडेंट्स रेलवे में भी होते रहते हैं। तो मतलब एटलीस्ट आप ये तो इंश्योर करेंगे ना कि एज़ एन इंजीनियर आप पता है कि यार भाई मेरी गाड़ी या मेरे को जो टास्क दिया है वो अच्छे से हो रखा है। कि भैया बढ़िया से हमने सब कुछ चेक किया हुआ है, कुछ गलती नहीं हो करनी है हमें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे इंजीनियर अगर चाहेंगे तो मतलब हमें नहीं लगता कि कभी इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये बहुत ज़रूरी है बेटा, ऐसे इंजीनियर्स ही चाहिए हमें। और ख़ास तौर से आजकल का जो सिनेरियो है, उसमें थोड़ा-सा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने दिखाया है और सब बच्चों को इससे सीखना चाहिए। अच्छा, हर्षल, आपका ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। ये लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को जो ख़ास तौर से जॉब कर रहे हैं, है ना? तो कहीं जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं? एक सिंपल वे में बच्चों को बताओ कि किस तरीके से आप जॉब में रहते हुए भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अ, अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मैं मेरा एक व्यू बताता हूँ। मेरा ये था कि जो मुझे चाहिए, मतलब मेरा एएलपी में रह के, आपने जैसे बताया कि हेक्टिक जॉब होता है, तो एक एएलपी में रह के फैमिली टाइम या फिर खुद के लिए जो टाइम है, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मेरा ये था कि मेरे को फैमिली को टाइम देना है, तो मेरे को कुछ ऐसा जॉब पकड़ना है जिसमें मैं ये सब कर सकूँ और फैमिली को भी टाइम दे सकूँ और मैं ओवरऑल अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था। पर लोगों का गोल कुछ और हो सकता है, तो वो गोल पे आपको फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके तरफ जाने के लिए एक तो आपको मेंटर की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपका मेंटर अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो आप उस गोल तक पहुँचने में जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, वो मेंटर है। तो उस उनका होना बहुत ज़रूरी है। और राहुल सर ने एक बात बोला था, मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि तुम कुछ मत करो, तुम बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो
और तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और मैं सच्ची में वही किया कि जो भी मेरा विश्वास था, जो भी मेरा था, सर ने बोला कि ये करो, हाँ मैंने किया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैंने किया। तो वैसा था कि सर जो बोल रहे थे मैं वही कर रहा हूँ बस। तो एक ये है कि मेंटर आपका बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल पे जाने के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एक सही मेंटर मिल जाएगा और आपका जो एक रूटीन है, वो जैसे प्राइवेट जॉब में तो एक फिक्स रूटीन होता है, तो आप उसमें से टाइम डिवाइड कर सकते हो। आपको टाइम निकालना आना चाहिए। ऐसा तो किसी का 24 घंटे के ऊपर मिलता नहीं है, किसी को भी। पर वो 24 घंटे के में से आप अगर चाहे आधा घंटा ही निकाल लो, 1 घंटा ही निकाल लो, पर अगर आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको वो गोल आपका जो अचीव करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए और उस डायरेक्शन में ही उतना फ़ोकस होना चाहिए कि आपको करना ही है। 1 घंटे में करूँ, पर मेरा इतना फ़ोकस हो कि मैं इस 1 घंटे का जो सिलेबस है या फिर 1 घंटे का जो पढ़ाई है, वो मुझे एग्ज़ाम के दिन में कहीं न कहीं यूज़ तो होगा पक्का। इतना खुद पे भी फ़ेथ होना चाहिए। तो यही है कि फ़ोकस, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन जो मिल जाएगा अगर आप राहुल सर जैसे टीचर को फ़ॉलो कर रहे हो, क्योंकि उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और एक मेंटर, बस इतना ही है जो आपको पहुँचा देगा। नहीं, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारे बच्चे इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को ही खुद मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ कि हाँ, ये बच्चे जो है एकदम समझ गए हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। ऐसे बच्चे अगर मतलब चीज़ें करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब हमारे देश का भविष्य मतलब अच्छी जगह जा सकता है। तो हर्षल, आखिर में थैंक यू सो मच। आप जो है यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी आपने अपनी जर्नी हमसे साझा करी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, और ताकि बच्चे समझ जाएँ कि हाँ भाई नहीं, ये पॉसिबल है और ऐसा नहीं है कि भई कि पॉसिबल नहीं है, अगर जॉब आ गई तो नहीं कर सकते। एक आपको फ़ोकस रखना है, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हर्षल, अपना टाइम देने के लिए। हाँ।